नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी परीक्षा सामान्य विज्ञान क्लास नंबर 9 आज हम करने वाले हैं। सामान्य विज्ञान की टॉपिक वाइज वाली सीरीज चल रही है। आज हम करेंगे फिजिक्स में ध्वनि तरंग, साउंड वेव्स के क्वेश्चन करेंगे। हमने वेव्स का एक अलग क्लास लिया था, लगभग 30 क्वेश्चन मैंने वेव्स के कराए थे। साउंड भी वेव्स में ही आता, तरंग में ही आता, एक प्रकार का कह सकते हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, साउंड या ध्वनि, ठीक है। तो उसके बारे में हमने देखा था, लेकिन ध्वनि पढ़ा भी था कि ध्वनि की कैसी तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यांत्रिक तरंग होती है। यांत्रिक तरंगों के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि ध्वनि को भी ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो आज हम ये पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस को करेंगे। लगभग 40 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और सारे इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में जितने पूछे गए सबको मैंने डाल दिया इसमें। क्लास नंबर 9 है, डेली ये सीरीज चल रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, वहां से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैथ जिनका वीक है, ये 500 क्वेश्चन की पीडीएफ है, ये रेलवे का साइंस का पीडीएफ है। दोनों लेके आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक। चलिए भाई शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। पहला क्वेश्चन है, मानव की कान की श्रवण सीमा कितनी होती है, सुनने की क्षमता कितनी होती है। देखो, तरंग की बात करें, जब हम साउंड वेव्स की बात करें, साउंड वेव्स की बात करें, सुनने में 3 प्रकार की होती है। तरंग की बात करें 3 प्रकार की होती है। एक तो अपश्रव्य होता है, अपश्रव्य अपश्रव्य तरंग होता है। एक तो आपका ऑडिबल यानी कि श्रव्य तरंग होता है, श्रव्य श्रव्य तरंग होता है। एक तो होता है इंफ्रासोनिक, बोलते हैं जिसको पराश्रव्य, सॉरी क्या बोलते हैं हम, पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक, ठीक है। पराश्रव्य, पराश्रव्य इंग्लिश हिंदी में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैं यूपी बोर्ड का छात्र हूं, आपको भी पता है, ठीक। पराश्रव्य, ठीक। तो ये आपका होता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। डिफरेंस क्या होता है, ये होता है ऑडिबल वेव्स, ऑडिबल वेव्स। ये होता है आपका अल्ट्रासोनिक, 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 ठीक। ठीक है, चलिए आगे चलिए। हम बात करें 3 प्रकार की होती है, अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। इनमें अंतर क्या होता है। जो आपका अपश्रव्य होता है, इनकी जो आवृत्ति होती है, सब में फ्रीक्वेंसी की का ही फर्क होता है। इनकी आवृत्ति अगर जो बात करें, इनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। चमगादड़ जो होते हैं वो ये सुन सकते हैं, मनुष्य नहीं सुन सकता। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, ठीक। ऑडिबल वेव्स की बात करें, ये 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है इनकी आवृत्ति। जो मनुष्य होते हैं ये श्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं ठीक तरीके से। पराश्रव्य की बात करें, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, से अधिक होती है, ठीक। और कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ भी आपके जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो सुन सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, मनुष्य जो होता है वो श्रव्य तरंगों को ही सुन सकता है। इनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है, मानव कान की श्रवण सीमा, तो श्रव्य तरंगों होती है। जो श्रव्य ऑडिबल वेव्स होता है वो मानव ऑडिबल साउंड वेव्स होता है, मनुष्य सुन सकता है। और इनकी सीमा होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर होगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ध्वनि एक प्रकार की है। ध्वनि एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं ऊर्जा का रूप होती है, एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ध्वनि प्रदूषण हानिकारक है, किसके लिए, इंसान के लिए, बिल्ली के लिए, चिड़ियों के लिए, सबके लिए। क्या आंसर होगा, तो ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं वो सबके लिए हानिकारक हो सकता है। इसमें इंसान, कुत्ता, बिल्ली सब उस कैटेगरी में आ सकते हैं, कहीं ना कहीं सबके लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ध्वनि की गति, ध्वनि की गति पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। एक बात यहाँ पे सुन लो, तब इस क्वेश्चन को करना, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगाओगे। आपसे मैं पूछूं, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है। ध्वनि की गति की बात करें, ध्वनि की चाल हम बात करें, अगर जो ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, तो आप याद रखना कि ठोस यानी कि सॉलिड में सर्वाधिक होती है, उससे कम द्रव में होती है, उससे कम गैस में होती है, ठीक। यानी कि ध्वनि की गति साउंड वेव्स ठोसों में सर्वाधिक होती है और गैसों में न्यूनतम होती है। ठोसों में सर्वाधिक होती है, गैसों में न्यूनतम होती है, ठीक। और यहीं पे अगर जो हम बात करें, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वायु में ध्वनि की चाल बताओ, वायु में ध्वनि की चाल बताओ, जल में ध्वनि की चाल बताओ, ठीक। स्टील में स्टील की बात करें, स्टील में ध्वनि की चाल बताओ। ये 3 पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको ऐड कर दिया। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वायु में ध्वनि की चाल होती है, ठीक। और जल में 1483 मीटर पर सेकंड, 1483 मीटर पर सेकंड ये जल में ध्वनि की चाल होती है। वहीं पे 5130, याद रखिएगा, 5130 मीटर पर सेकंड ये आपका स्टील में
ध्वनि की चाल होती है। ठीक, तो साउंड की बात करें, ध्वनि की चाल ठोसों में सर्वाधिक होती है, द्रवों में उससे कम होती है, गैसों में सबसे कम होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, जल में 1483 मीटर पर सेकंड, स्टील में 5130 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल होती है। ठीक, एक बात और याद रखिएगा, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य जो होती है वो बदल जाती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन आएगा, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति पर क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो तरंग की चाल और तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बदल जाती है। क्या होती है? बदल जाती है। चलो ये याद रखोगे। चलो इसके अलावा याद रखेगा, ध्वनि की चाल की बात करें, हम ध्वनि की चाल की बात करें, ध्वनि की चाल पर दो चीजों की बात करें, एक तो हम ताप की बात करेंगे, एक तो दाब की बात करेंगे। एक तो दाब की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा मैं पॉइंट बता रहा हूं। एक तो ताप की बात करेंगे, दाब यानी कि प्रेशर। ध्वनि की चाल पर दाब बढ़ाओगे, प्रेशर डालोगे, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि ताप अगर जो हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ध्वनि की चाल जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप बढ़ाने पर चाल बढ़ जाती है। अब ये सब चीजें क्लियर हो गई। हम क्वेश्चन पे आते हैं, ध्वनि की गति तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि आप अगर जो तापमान बढ़ाओगे क्या होगी? ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तापमान में वृद्धि के साथ साथ ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें, ध्वनि तरंगे यात्रा करती हैं, इनके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, मैंने बताया था। ठीक है, तो याद रखना, ध्वनि तरंगे विभिन्न माध्यमों में अलग अलग गति से, यानी कि ठोसों में अलग गति से, आपका द्रवों में अलग गति से, गैसों में अलग गति से, विभिन्न माध्यमों में अलग अलग गति से ट्रेवल करती हैं। ध्वनि के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करती है, किस रूप में? तो कह सकते हैं हम लहर के रूप में, कंपन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंगे आप याद रखिएगा, यांत्रिक अनुदैर्ध्य और यांत्रिक तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो अनुदैर्ध्य यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वायु में ध्वनि की गति, अभी मैंने बताया वायु में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है बाबू? 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, हमारा 9वां क्या है? 9वां देख लेते हैं हम। आज टोटल 40 क्वेश्चन है आपके। 9वां है, एक शरीर केवल तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह हो कांच से बना हो, एल्युमिनियम से बना हो, कंपन से। देखो, कंपन की अवस्था में होगा तभी उत्पन्न करेगा, नहीं तो नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न परिस्थितियों में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न कर सकता है? कौन विभिन्न परिस्थितियों में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न कर सकता है? तो ट्यूनिंग काटा आता है, कुछ इस प्रकार से होता है। आपने देखा होगा, पहले बच्चों के लिए खेलने के लिए आता था, इस प्रकार से होता है। ठीक, यहाँ होता है ट्यूनिंग काटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, 11वां, इंफ्रासाउंड किसके द्वारा सुना जा सकता है? इंफ्रासाउंड यानी कि अपश्रव्य, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, किसके द्वारा सुना जा सकता है? तो ये चमगादड़ द्वारा सुना जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ध्वनि की प्रबलता या कोमलता किस पर निर्भर करता है? प्रबलता यानी कि ध्वनि की प्रबलता, यानी कि ध्वनि प्रबलता के कारण ही हमें मंद या तेज सुनाई पड़ती है। तो इस पर किसका प्रभाव पड़ता है? आयाम यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? ध्वनि प्रदूषण हम जांचते हैं डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। कितने डेसिबल की ध्वनि हम उत्पन्न कर रहे हैं? हम डेसिबल में मापते हैं, इसकी यूनिट होती है डेसिबल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 20 से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता ध्वनि की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो ये ऑडिबल वेव्स है, यानी कि श्रव्य तरंगे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 15 क्या है? 15 है, सोनोग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे है। सोनोग्राफी में मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती हैं? सोनोग्राफी में कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती हैं? तो याद रखिएगा, आपका पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 16, दो तरंगे जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 mm है, बारंबारता 10 हर्ट्ज है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, उनकी गति 20 mm है, तो संलग्न आसंधियों नोड के बीच mm में कितनी दूरी होगी आपको निकालना है। ठीक, कितनी दूरी होगी आपको निकालना है। चूंकि दोनों तरंगों के आयाम और आवृत्ति समान है, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों तरंगों के आयाम और आवृत्ति समान है, दोनों तरंगों के समान है, इसलिए जो समग्र तरंग होगी उसकी तरंगदैर्घ्य कैसी होगी? एकल तरंगदैर्घ्य के समान होगी।
और यहाँ पे आसन्न नोड के बीच दूरी हम निकाल लेंगे। आसन्न नोड के बीच दूरी इसलिए होगी, आसन्न नोड के बीच दूरी कितनी हो जाएगी, बीच दूरी हो जाएगी a/2, a/2, या फिर कह सकते हो λ/2। ठीक, b बराबर n लैम्डा होता है, ये भी आपको पता है। b आपका कितना है 20, लैम्डा निकालना है, n आपका है 10। ठीक, तो लैम्डा निकालोगे आपका 2 mm आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करें 17, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। निमज्जित यानी कि पानी में डूबी कह सकते हो। ठीक, पानी में डूबी या गहराई नापने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं, सोनार। सोनार, सोनार यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सोनार बोलते हैं, SONAR। पूरा नाम हो गया साउंड एंड नेविगेशन, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 18। 18 क्या है, 18 आपका दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये आवृत्ति माडुलित होते हैं, आवृत्ति माडुलित, ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति माडुलित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता, हाँ किस पर निर्भर करता, किस पर निर्भर नहीं करता, वायु में ध्वनि का वेग ह्यूमिडिटी पर, आर्द्रता पर, कह सकते हैं आपका नमी पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नमी पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है, माइक्रोफोन क्या रूपांतरित करता है तो ध्वनि जो गति होती है उसको धारा सिग्नल कह सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इको के बारे में सुना है, प्रतिध्वनि, ECHO, इको बोलते हैं प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मनुष्य और श्रोता के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक कह सकते हैं, श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, न्यूनतम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है, मनुष्य के कान पर किसी ध्वनि का प्रभाव कितने टाइम के लिए रहता है, तो ये भी याद रखिएगा। एक मानव कान में किसी भी ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी ध्वनि हमें दिन की अपेक्षा रात में अधिक अच्छी तरीके से सुनाई पड़ती है, अभी कोई भी ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में हमें दूर तक सुनाई पड़ती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करिएगा। मैंने बोला है पूरा चैप्टर रिवीजन करूंगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। ठीक, 21 की बात करें, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है, इसका आंसर क्या होगा, तो परावर्तन, परावर्तन यानी कि ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग करते हैं, सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग करते हैं किस लिए, किस उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, तो नौचालन में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, नौचालन में। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, बाहरी वायुमंडल में ओजोन परत हमारी किससे मदद करता है, तो ये किससे मदद करता है, बाहरी है तो पराबैंगनी विकिरण, यूवी अल्ट्रा जो यूवी रेज होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, अल्ट्रावायलेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 24, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता, प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता, इसका आंसर क्या होगा, पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 25, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने पर एक वस्तु को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पराध्वनिक, क्या बोला जाता है, पराध्वनिक यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक चाल से यात्रा करने पर एक वस्तु का चाल कहा जाता है पराध्वनिक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में एक ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है, इस कथन के संबंध में कौन सा कथन सही या गलत है। ठीक, तो बोला है पहला, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर सेकंड होती है, सही है। आसुत जल में ध्वनि जल में सही है, ये और भी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर है। मैंने बताया था ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है और जल में कितनी होती है, तो वही आसपास है, तो ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है लगभग लगभग। 27 की बात करें, विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है, कैसा होता है, विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब निम्न होता है, लो होता है, वहां पर विरलीकरण होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 28, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी दोगुनी हो रही है तो मूल की आधी हो जाएगी, यानी कि जो मूल आवृत्ति होगी उससे दो आधी हो जाएगी। ठीक है, तरंग दैर्घ्य आधी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, हमारा नेक्स्ट है 29, एक सोनार साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद दूरी
मौजूदा वस्तु की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या मौजूद होता है? तो ट्रांसमीटर मौजूद होता है और डिटेक्टर, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर मौजूद होता है, जिसका उपयोग हम दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए करते हैं समुद्र में डूबी हुई वस्तु का। इसकी बात करें, तरंग चाल और आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, सभी को क्या कहा जाता है? इन सबको मिलाकर बोला जाता है तरंग की विशेषता। ये क्या होती है? तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, ये इन तरंग की विशेषताएं होती हैं। 31 की बात करें, समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ी की घाटी, पनडुब्बी, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार, सोनार यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 32 की बात करें, निम्न में से किन तरंगों को संपीड़न और विलयन प्रतिक्रिया शामिल है? किन तरंगों में संपीड़न और विलयन प्रतिक्रिया शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य ऑप्शन नंबर ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 33, यदि एक स्ट्रिंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी यल हो तो तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो तरंग दैर्ध्य आपकी 2l हो जाएगी, 2l यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 2l। ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 34, तरंग का आयाम होता है, तरंग का आयाम होता है, क्या आंसर होगा? तो तरंग का आयाम क्या होगा? माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ से तय की गई दूरी को तरंग का आयाम बोलते हैं। ये तरंग का आयाम का डेफिनेशन है, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के बीच तय की गई अधिकतम दूरी को आयाम बोलते हैं। ठीक। 35 की बात करें, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं? किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या बोलते हैं? तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? किसी एकल आवृत्ति की आवाज को हम टोन बोलते हैं, टोन यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर और टोन। 36 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? तो जिसको माध्यम की आवश्यकता होगी वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। यांत्रिक तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकते, ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे है, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य ऑप्शन नंबर सी। 35 की बात करें, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या करते हैं? जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या करते हैं बताइए? क्या करते हैं? तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चले, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। इसका एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है, बताइए? तो यांत्रिक ऊर्जा का रूप है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करें 39, 39 क्या है? ध्वनि तरंग या साउंड वेव्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, मैकेनिकल तरंगे सही है, इन्हें यात्रा करने किसी प्रकार के नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, इसमें लिखा नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पर बात करें 40, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन तापमान का, टेम्परेचर का पड़ता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और ताप बढ़ाने पर ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। ठीक है, दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभावित नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि की गति दबाव में प्रभावित नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की क्लास। आज हमने साउंड के क्वेश्चन किए, वेव्स हम पहले ही कर चुके हैं, बस 3-4 क्लास और है, उसमें हम फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और उसके बाद हम बायोलॉजी करेंगे। ठीक है, और 35-36 क्लास में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।